Hello and welcome to Step by Step Study. So let's discuss the chapter 4th of your class 8th NCERT, that is combustion and flames. So this is 4th chapter and it is very important from your SSC point of view and other relevant exams, maybe it UPSC or other exams, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनता है ये चैप्टर. जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी चैप्टर के अंदर था वो मैंने सारा इस पीपीटी में कवर करा दिया है. यू डोंट नीड टू रीड द बुक अगेन. जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ है इसमें. बाकी फिर भी अगर आप रीड करना चाहो तो एक बार रीड कर लेना, पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद वो चैप्टर रीड कर लेना. ऑल राइट, चलिए. आप सभी घर में जो है फ्यूल्स अपने यूज़ करते हो, जैसे कि काउ डंग, वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी. ये सब क्या होते हैं? ये फ्यूल्स हैं. कुछ आप घर में यूज़ करते हो, कुछ गाड़ी में डाल के यूज़ करते हो, कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो. अब आपने कभी सोचा है कि जब आप कैंडल को बर्न करते हो और एक कोल को बर्न करते हो तो उस बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? मतलब कैंडल कैसे बर्न करती है और कोल कैसे बर्न करता है. अब आपने देखा होगा कि जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है लाइक दिस. एंड जब आप कोल को बर्न करते हो तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता, कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, कोल सिंपली अपना बर्न होता है. सो ऐसे ही आप और भी मटेरियल्स देखोगे जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है और कुछ मटेरियल्स में फ्लेम प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज़ कंबशन. कंबशन का मतलब क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो आपका सब्सटेंस है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन. जो सब्सटेंस कंबशन के प्रोसेस को अंडरगो करता है, इसके अंडरगो होता है, उसको तो बोलते हैं हम कंबस्टिबल, और इसी को हम फ्यूल भी बोल सकते हैं. अब जैसे कि आपका पेट्रोल है, वो जब बर्न होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो जब पेट्रोल है आपका, वो क्या हो गया? वो एक फ्यूल है आपका. ठीक है. आप सीएनजी यूज़ करते हो, वो क्या है? फ्यूल है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. कोई भी चीज़ जो आपकी हीट, लाइट और एनर्जी एमिट करती है, दैट इज़ नोन एज अ फ्यूल. फ्यूल आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है. और आप देखो इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन. कंबशन के प्रोसेस में कभी कभार लाइट भी जो है आपको देखने को मिलती है कि लाइट भी जल रही है, या फिर एज अ फ्लेम, या फिर वो ग्लो भी करता है. ठीक है. देन हम एग्ज़ाम्पल लेंगे मैग्नीशियम वायर का. अब जब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, या 7th क्लास के चैप्टर्स में या 6th में, तो उसमें हमने क्या देखा था? जो मैग्नीशियम है आपका, वो जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस साइड में हीट प्लस लाइट भी. मैग्नीशियम को हमने एज अ फ्यूल क्या ट्रीट करा? अब मुझे ये बताना, क्या मैग्नीशियम फ्यूल हुआ आपका? फॉर्मूला क्या था? Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO प्लस हीट प्लस में लाइट. अब जब आप मैग्नीशियम का रिबन बर्न करते हो तो ये देखो साइड में मैंने फ़ोटो भी लगाई हुई है. जब इस रिबन को आप बर्न करोगे तो इस तरीके से ये लाइट के साथ बर्न होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी इसमें और लाइट भी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. हम यही इस तरीके की ही सिमिलर एक्टिविटी जैसे मैग्नीशियम वायर के साथ हमने करी थी पहले, तो उसी तरीके की सिमिलर एक्टिविटी कर सकते हैं चारकोल के साथ. करना क्या है आपको? 4 पेयर ऑफ टोंग लेना है, चिमटा. ठीक है. चिमटी जो होती है उससे चारकोल जो होता है ना आपका, उसको होल्ड करना है. एक बंसन बर्नर लेना है और उसके ऊपर रख देना है. ठीक है, नियर द फ्लेम. अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि चारकोल जो है ना वो एयर में बर्न कर रहा है. चारकोल भी, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि चारकोल भी बर्न करता है एयर में, बट वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. ठीक है. तो ये प्रोसेस जो आपका बर्निंग का प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं कंबशन, जिसमें हीट, लाइट, एनर्जी, कुछ भी चीज़ इवॉल्व हो रही है, दैट इज़ नोन एज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन.
किसी भी कंबशन के प्रोसेस को होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे जो ज़रूरी है वो है आपकी एयर, ठीक है। देन अब हमने जो बात करी थी कि जो मैग्नीशियम है और चारकोल है, ये दोनों कैसे मटेरियल हो गए। मैंने कहा था जो प्रोसेस, जो सब्सटेंस कंबशन के प्रोसेस को अंडरगो करता है उसी को बोलते हैं कंबस्टिबल। देन मैग्नीशियम और चारकोल ये दोनों जले हैं ना, और जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करा, हीट, लाइट प्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल मटेरियल। देन आगे ये देखो, ये डायग्राम देखो कि हम बोलते हैं कि जो फूड है हमारा वो भी एज अ फ्यूल काम करता है बॉडी में। सो द गर्ल रिप्लाइज कि राइट, क्यों, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फूड होता है ना ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रोक डाउन होता है विद ऑक्सीजन, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एंड एनर्जी, ठीक है। जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो कैसे होती है, जब आपका फूड आपके पेट में केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। और इसीलिए एज अ फ्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं कि फूड जो है हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल एक्ट कर रहा है। अब जो सन है हमारा वो अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या ये भी एक कंबशन का प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि कंबशन का प्रोसेस जो है उसमें जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो क्या होता है, उससे जब वो जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आपने देखा है सन भी जलता है, ठीक है, वो भी अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो क्या सन भी कंबस्टिबल है या फिर सन के अंदर भी कंबशन का प्रोसेस हो रहा है। तो बिना आंसर नीचे देखे आप खुद पहले अपना दिमाग लगाओ और फिर आंसर देने के बाद फिर पॉज करना और फिर उस एक्सप्लेनेशन को सुनना, ठीक है। देखो, सन के अंदर कंबशन का प्रोसेस नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो सन की एनर्जी है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ना कि कंबशन के प्रोसेस के थ्रू। अब कंबशन जो होता है ना उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, बट जो सन के कोर में ना जहाँ पर एनर्जी जो जनरेट होती है ना, ये हीट और लाइट जो एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि कंबशन के प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट का होना जो ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन का, ठीक है। बट सन के ऊपर हीलियम और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिसिंग है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कंबशन नहीं कहेंगे। सो अब नीचे देखो, कंबशन ना एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सब्सटेंस जो है वो रैपिडली ऑक्सीडेंट के साथ, कोई भी ऑक्सीडेंट जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सके। अब हमारा जो सन है उसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो सन की एनर्जी है ना वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, मतलब जहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होता है ना वो कंबाइन करता है इकट्ठा एक दूसरे के साथ हैवियर न्यूक्लियाई बनाने में। सन में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है ना, आपका न्यूक्लियाई माइंड यू, जो सन के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम। ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हीलियम, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और जिसकी वजह से बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। अब हमने पढ़ लिया था कि सन के कोर में जहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ऑक्सीजन, अब देखो सन का कोर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही गर्म और डेंस होता है, और प्राइमरीली उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है, एंड इसमें ऑक्सीजन नहीं होती जो कंबशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि सन में क्या कंबशन होती है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें से किस किस प्रोसेस, ये कौन कौन सा प्रोसेस कंबशन का प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है कि सन में कंबशन नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। देखो, आपने देखा होगा जब आप वुड को जलाते हैं तो वो थोड़ी देर में जलती है। ऐसी आपने गैस को ऑन करा तो एकदम से जल जाती है। देन आपने फॉस्फोरस पकड़ी है हाथ में, तो कभी आपने देखा होगा फॉस्फोरस जो है वो, उसको आपको कोई वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मतलब चीज़ से जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही जल जाती है। देन फॉस्फोरस के अलावा और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो हैं आपने देखा है वो टाइम लेते हैं जलने में अपना अपना, कि कोई जल्दी जलता है और कोई लेट जलता है। तो वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो सबसे कम टेम्परेचर जो सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होता है ताकि उसमें आग जल जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए ताकि उसमें आग पकड़ी जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना, उसमें जब बहुत देर में आग लगती है, ठीक है, और कुछ में जल्दी आग लगती है। तो जो जल्दी फायर कैच कर जाते हैं ना, उनका तो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है आग लगने के लिए किसी भी सब्सटेंस में, जिसका कम होगा, मतलब जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है उसमें आग जल्दी जलेगी। जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें आग जो है वो लेट जलेगी। अब ये बताओ, केरोसिन और वुड, ठीक है, ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ते, लेकिन जब हम केरोसिन को हीट करते हैं तो एकदम से उसमें आग पकड़ी जाती है। लेकिन वुड को जब हम हीट करते हैं तो वो फिर भी आग नहीं पकड़ता, बहुत देर बाद आग पकड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो केरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड के कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, सो मैच स्टिक की हिस्ट्री देख लेते हैं। अब आप कहोगे मैच स्टिक की हिस्ट्री हमें क्यों बता रहे हो, मतलब जो माचिस की तिली है कब बनी थी? वो इसलिए कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो मैच स्टिक है ना, तो उस ऊपर का पार्ट वो किस चीज़ से बना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिस्ट्री आपको बताई है। हमारी जो मैच स्टिक है ना, ये बहुत पुरानी है। मतलब जो अभी की मैच स्टिक आई है ना, जो अब आप मैच यूज़ कर रहे हो, वो 100-200 साल पुराना है। लेकिन जो पहले यूज़ होती थी ना, वो 5000 ईयर्स एगो जो यूज़ होती थी, वो कैसी होती थी? जो पाइन वुड के पीस होते हैं ना, पाइन वुड के पीस को सल्फर में डिप कर देते थे और उसको एज अ मैच यूज़, एज अ माचिस यूज़ करते थे इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में। उसके बाद में जो है ऐसा वो ज़्यादा ख़तरनाक था सल्फ़र में ये डिप करना पाइन वुड। फिर मॉडर्न सेफ्टी मैच आपकी आई, ठीक है, जो कि 100-200 साल पुरानी है करीब। तो उसमें क्या हुआ, आपका 200 साल पहले जो मैच आई उसमें आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, ये आपस में मिक्स करके ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ, स्टार्च एंड ग्लू के साथ मिक्स करके ये मैच की हेड पे लगाया गया। मान लो ये तिली है और उसके ऊपर ये कुछ लगा हुआ है, तो ये कैसे बनाया? जब सबसे पहली बार एक अच्छी मैच बनाई गई, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, ग्लू प्लस स्टार्च, इन सब चीज़ों से मिलके ऊपर का बना। देन जब इसको हम एक रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं ना, तो होता क्या है, जो ये वाइट फॉस्फोरस होता है वो, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो एकदम से इग्नाइट कर जाता है, मतलब एकदम से जल जाता है, फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से। एंड देन आपके जो मैच का कंबस्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो होती है वो आपकी डेंजरस भी प्रूव हुई है वर्कर्स के लिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं इन सारी मैच स्टिक्स को, और बहुत और अदर यूज़र्स जो यूज़ भी करते हैं। आजकल जो है ना,
जो हेड होता है ना, जो ऊपर का पार्ट होता है, जो तिल्ली के ऊपर का पार्ट होता है रेडिश जो आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही प्रेजेंट होता है। वाइट फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस में एकदम से आग जलती है, जो कि बहुत डेंजरस है बनाने वाले के लिए भी और यूज़ करने वाले के लिए भी। अब जब हमारा मैच स्टिक जो होता है, मैच स्टिक को जब हम एक सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं, तो देखो यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो जो रबिंग सरफेस है ना, जो रबिंग सरफेस है, जो आपने माचिस का आपने रेड कलर का जहाँ डॉट 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 लगे होते हैं ना, जिसके ऊपर आप माचिस घिसते हो, वो किस चीज़ से बना होता है? तो वो एक पाउडर्ड ग्लास है, ठीक है, जिसमें थोड़ी अमाउंट में रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, जो कि कम डेंजरस होती है एज कंपेयर टू योर वाइट फॉस्फोरस। अब जब हम इस मैच स्टिक को ना रब करते हैं एक सरफेस के अगेंस्ट, तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस आपकी कन्वर्ट हो जाती है वाइट फॉस्फोरस में, एंड ये इमीडिएटली रिएक्ट करती है पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो मैच स्टिक में प्रेजेंट है, और उसके बाद आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है और वो इग्नाइट हो जाता है, वो जल जाता है, और कंबशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और बहुत जल्दी जो आग पकड़ लेते हैं, या फिर जिनमें जो आग पकड़ के फ्लेम के साथ जो आग पकड़ते हैं ना लाइट के साथ, उसे बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो एग्जाम्पल क्या है आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के? जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार आग जग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे अब जब आपने देखा है कि भाई आग जलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना। अब कई बार जैसे किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो आप क्या करते हो? कंबल से लपेट देते हो ना। कंबल से लपेटना का मतलब क्या है? वो आग कंबल में क्यों नहीं लगती? वो इसलिए, जब आप किसी भी पर्सन जिसको आग लगती है, जो आग में झुलसता है, उसके अराउंड कंबल लपेटते हो, तो वो जो ब्लैंकेट है ना आपका, वो एयर का और उस पर्सन का, आग का और एयर का कांटेक्ट ब्रेक कर देता है बीच में, जिसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाती है। अब आपने देखा होगा किसी भी जगह पे आग लगती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? आप क्या करते हो? फ़ोन उठाते हो, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हो। फायर ब्रिगेड क्या करती है? आती है, उस आग के ऊपर पानी डालती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। अब वो पानी डालने से आग बुझती कैसे है, ये बताओ। और देखो, यहाँ एक मटेरियल है, ठीक है, एक जगह है, यहाँ पर आग जल गई। आग कब तक जलेगी? जब तक एयर का उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तब तक आग जलती रहेगी और मस्त भड़केगी, ठीक है। जैसे ही फायर ब्रिगेड आई, उसने क्या करा? पानी डाला इस आग में, तुरंत आग बुझ जाती है। आग कैसे बुझती है? देखो, जो आपका वाटर का टेम्परेचर है ना, पहली चीज़ देखो, यहीं से पढ़ते हैं आपको। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। जो आपका ये मटेरियल जो जल रहा है ना, वाटर इसको ठंडा कर देता है, और जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब कि जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जलने के लिए, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे ही वाटर आया, वो चीज़ ठंडी हुई, इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ? कम हो जा, आई एम सॉरी, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फायर आपकी कंट्रोल हो जाती है, जो स्प्रेड होने से। और फिर और भी क्या होता है इसमें? जैसे ही वाटर आके आग में गिरता है ना, तो वाटर वेपर क्या होता है? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पर पानी डाला, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर सराउंड कर लेंगे आपके कंबस्टिबल मटेरियल को, लाइक दिस। यहाँ पर सारे वाटर वेपर आ गए,
ठीक है। जैसे ही वाटर वेपर ने सराउंड कर लिया आपके कंबस्टिबल मटेरियल को, ये क्या करेगा, आपकी जो सप्लाई होगी ना एयर की, उसको कट कर देगा फायर के साथ में, और फायर जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। फिर आपने पढ़ा है कि हमारे पास 3 असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फायर के प्रोड्यूस होने की। वो कौन कौन सी? सबसे पहला कि फ्यूल का होना ज़रूरी है, दूसरा एयर का होना ज़रूरी है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई का, और तीसरा हीट का होना ज़रूरी है, जो कि टेम्परेचर रेज करती है फ्यूल का बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब फायर जो होती है ना, अगर इनमें से कोई, इन 3 कंपोनेंट में से आप कोई भी मटेरियल को हटा लोगे ना कंपोनेंट को, तो वो आग नहीं जलेगी। ठीक है, अब जो फायर एक्सटिंग्विशर की जॉब होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, एयर की सप्लाई को कट करना, और दूसरा कि जो टेम्परेचर है फ्यूल का, उसको क्या कर देना, कम कर देना, या फिर दोनों ही। ठीक है, आगे चलते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, वो होता है वाटर। वाटर जो होता है वो बाकी चीज़ देखो, जब जो वाटर होता है ना, वो तभी काम करता है जैसे कभी पेपर जल रहा है, वुड जल रही है, प्लास्टिक्स जल रही हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जैसे ऑयल है, ऑयल के टाइम में अगर जो आग है वो ऑयल की वजह से लगी है ना, या फिर पेट्रोल की वजह से लगी है, तो वाटर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना आपका, वो ऑयल से हैवियर होता है। अब देखो, यहाँ पर मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये एक बकेट है आपका, यहाँ पर आपका ऑयल है या पेट्रोल जो भी मान लो, उसमें आग लग गई है। ठीक है, अब आपको पता है वाटर जो होता है वो डेंस होता है आपका ऑयल से। तो जैसे ही आप इस आग में पानी का छिड़काव करोगे, वाटर का छिड़काव करोगे, तो वाटर जो है ना वो ऑयल के नीचे चला जाएगा, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, और ऑयल जो है ना वो ऊपर रह जाएगा और वो जलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जब भी आपकी ऑयल से, जैसे कि पेट्रोल वगैरह से आग लगती है, तो कभी भी पानी से नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि वो पानी से नहीं बुझेगी। ठीक है, अब जो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप CO2 का यूज़ कर सकते हो। जो भी, अब एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आपको कहीं भी आग लगी होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, वो भी उसमें भी ना आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है साथ साथ, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो और ज़्यादा वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट। तो जब आप पानी डालोगे ना, तो वो और ज़्यादा कंडक्ट करेगा, और आपको क्या होगा, वो फायर नहीं बुझेगी, साथ साथ नुकसान और हो जाएगा, आग और लग जाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, CO2 जो होती है ना, सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। CO2 हैवियर होती है ऑक्सीजन से। तो प्रोसेस क्या होता है, देखो, ये आपका एक एरिया है जहाँ आग लगी हुई है। ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूस एयर की सप्लाई मिल रही है। अब CO2 क्या होता है, हैवियर होती है आपकी ऑक्सीजन से। तो अब ऑक्सीजन मिल रही है तो हैवियर है, तो ऑक्सीजन के नीचे ही आएगी CO2, पहले ऑक्सीजन फिर CO2। तो CO2 क्या करती है ना, एक परत बना लेती है, ऑक्सीजन के नीचे आती है, सेटल डाउन हो जाती है, और एक परत बना लेगी फायर जो आपका फ्यूल है उसके बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। और जैसे ही हमारा ये कांटेक्ट ख़त्म हुआ ना, ये दोनों चीज़ों का, इस CO2 की वजह से, वैसे ही हमारी फायर जो होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी होती है ना, वो भी जो है वो डैमेज नहीं करती आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी, तो इसीलिए CO2 ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
तो जैसे हम फायर एक ब्लैंकेट से कवर करते हैं इंसान को और वो बच जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाता है, ऐसे ही हम CO2 को जब डालते हैं वो भी एज अ ब्लैंकेट की तरह उस इंसान को कवर कर लेती है, उस एरिया को कवर कर लेती है, और ऑक्सीजन और आपके जो फ्यूल है उसका कांटेक्ट कट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई आती कहाँ से है, देखो ये ना हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में आपकी स्टोर होती है। अब इसी तरीके से आपकी LPG भी सिलेंडर जो होते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाले, LPG भी ऐसे ही उसमें स्टोर होती है आपकी। और जैसे ही वो सिलेंडर से रिलीज होती है ना, जैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर को, क्या आपने खोला फायर एक्सटिंग्विशर को, तो पहले तो कंप्रेस्ड फॉर्म में अंदर लिक्विफाइड फॉर्म में, जैसे ही आपने वो प्रेस किया नोजल, और वो एकदम से CO2 क्या करती है, एक्सपैंड कर जाती है लार्ज वॉल्यूम पे और कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, सो उससे ये भी होता है, इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है, प्लस वो ब्लैंकेट की फॉर्म में भी आ जाती है। तो और जो फ्यूल का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसके बाद जैसे ही उसका कांटेक्ट कट हुआ तो जो आपका फ्यूल है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए इसको एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। मतलब अगर आप वाटर और CO2 के बीच में अगर आपको ये हो कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो योर CO2 इज मच बेटर देन योर वाटर। ठीक है, अनदर वे जिससे CO2 रिलीज करती है वो है आपका जो आपके लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, सो जो अगर आप बेकिंग सोडा को और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी, अगर अगर आग जल रही है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, छोटी आग जली है, तो बेकिंग सोडा फेंक दो उसमें या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट फेंक दो। अब वो जैसे ही फायर के पास जाएंगे ना, तो ये दोनों केमिकल्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बार रिलीज हो गई, ब्लैंकेट बना उसकी चारों तरफ, कांटेक्ट कट हुआ, आपकी फायर बुझ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंबस्शन की। देखो कंबस्शन जो होते हैं ना उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रैपिड कंबस्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब आपने देखा होगा जब भी आप अपना स्टोव है जो गैस है उस लाइटर से ऑन करते हो तो एकदम से आपकी आग जलती है ना, एकदम से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, जिसको हम हाथ में भी पकड़ लेंगे ना वो रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मटेरियल जो होता है वो सडनली फ्लेम्स में बर्स्ट करता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, उसे बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब आपने कोयले की खदान देखी होंगी, ठीक है, कोल माइंस, तो कोल माइंस में ना बहुत ज़्यादा आग लगती है। वो आग लगती क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ना कोल्ड डस्ट प्रेजेंट होता है, और उस कोल्ड डस्ट में स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से, मतलब वो कोल्ड डस्ट अपने आप ही आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पूरी खदान में जो है वो आग लग जाती है। अब देखो ये है आपका समरी चैप्टर का। कंबशन क्या है, ये एक रिएक्शन है जिसमें जो सब्सटेंस होता है, फ्यूल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, हमारा वुड, पेट्रोल, LPG, ये सब फ्यूल में आते हैं। दूसरा रिएक्टेंट्स में है ये, कि रिएक्टेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में। देन प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, जब भी कोई मटेरियल हमारा जलता है उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, ये सब होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। कंबस्शन के टाइप्स कितने होते हैं, देखो दो कंबस्शंस होती हैं आपकी, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है, जब एनफ भरपूर मात्रा में एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है,
दूसरा है इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसको हम जब हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास कम होती है, उस टाइम पे CO2 की बजाय CO रिलीज होती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सूट रिलीज होता है और थोड़े अमाउंट में होती है हीट एनर्जी रिलीज। ठीक है, कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं आपकी? पहला कि फ्यूल होना ज़रूरी है और ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर जो उसको रिक्वायर्ड होता है किसी भी इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी फायर को स्टार्ट करने के लिए, उसे वो होना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, कैंडल बर्न करना, मैग्नीशियम वायर को बर्न करना, वुड को बर्न करना, पेट्रोल कंबस्शन ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी कंबस्शन के। और आपकी कुकिंग वगैरह में, देन ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है लार्ज अमाउंट में। जब वो बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? ये एक विजिबल गैशियस पार्ट है फायर का। ठीक है, जब आपकी आग जलती है तो ऊपर जो विजिबल पार्ट होता है ना आग का, दैट इज नोन एज फ्लेम। अब ये कब अकर करता है? ये अकर करता है जब सब्सटेंस जो है वो कंबशन के प्रोसेस को अंडरगो करता है एंड हॉट गैसेस आर एमिटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हॉट गैसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, हॉट गैसेस जो होती है वो एमिट होती है रिएक्शन के दौरान, और वही हॉट गैसेस लुमिनस हो जाती हैं, मतलब ग्लो करती हैं। ठीक है, जब हमारी कोई भी चीज़ जलती है तो वो जो गैसेस रिलीज होती हैं वही जो होती हैं वो ग्लो करती हैं आपकी। अब ये जो फ्लेम है ना, ये कंबशन के प्रोसेस के टाइम में रिलीज होता है। जो सब्सटेंसेस वेपराइज होते हैं ना बर्निंग के टाइम पे, जैसे वैक्स, केरोसिन गैस, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका फ्लेम। अब दो तरीके के हमने देख लिए फ्लेम्स होते हैं, वो कौन कौन से? लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस फ्लेम जो होता है ना आपका, जो फ्लेम्स ब्राइटली ग्लो करते हैं, जैसे कि येलो फ्लेम, उसको तो आप बोलते हो लुमिनस फ्लेम। जो बाकी ब्राइटली जो अदर फ्लेम है, मतलब जो ग्लो नहीं करते इतना, उसे हम बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम, जैसे कि ब्लू फ्लेम। ठीक है, बट ये जो ब्लू फ्लेम होता है ना, ये ज़्यादा गर्म होता है, हॉटर होता है। फ्लेम को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? वही फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन, ये तीन चीज़ें। अब ये देखो, ये एक डायग्राम है आपका। जब आपकी कैंडल बर्न करती है ना, तो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये कैंडल का वैक्स होता है, पता है आप सबको। जो अंदर की विक होती है, ये देखो ये वाली, ये इनर मोस्ट जोन होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो होता है ना, ये लीस्ट हॉट, सबसे गर्म। आप देखो कैंडल में जब भी आप हाथ लगाओगे ना, ऊपर लगाओगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा, लेकिन अगर आप कैंडल के बीच में से निकालोगे ना, वो जो ब्लू ब्लू सा जलता है, एकदम ब्लू सा येलो सा जो जलता है, उसमें से आप निकालोगे ना अपने फिंगर को, तो आपके हाथ नहीं जलेगा इतना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ गर्मी सबसे कम होती है। फिर आता है उसके ऊपर जाओगे तो मिडल जोन, देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका मिडल जोन। मिडल जोन में पार्शियल कंबशन होती है, इसलिए येलो होता है ये। और ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा और गर्म मिलेगा। सबसे ऊपर जाओगे ना, बिल्कुल बाहर वाला पार्ट देखोगे, ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एंड यहाँ पर आउटर जोन में, ये बिल्कुल जो आउटर जोन होती है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। देखो ये वाली जोन सबसे ज़्यादा हॉट होती है, और इस जोन में कंप्लीट कंबस्चन होता है, इस वजह से ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, फ्लेम समझ में आ गया आपको? फ्लेम की वर्क वो समझ में आ गई। जो गोल्डस्मिथ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन जो होता है ना आपके फ्लेम का, उसको ब्लो करते हैं पाइप के साथ में, ताकि मतलब एक मेटालिक पाइप होता है, जैसे ये मेटालिक पाइप है। ठीक है, और उसको ब्लो करेंगे गोल्डस्मिथ। क्यों? ताकि जो गोल्ड और सिल्वर होता है ना, उसको मेल्ट करने के लिए।
सबसे और क्यों करते हैं ये अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन पे कंप्लीट कंबस्शन होती है और ये ब्लू कलर का और हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो इसी से आपकी मेल्टिंग होती है गोल्ड और सिल्वर की। चलो आगे चलते हैं। तो पहला जो होता है इनर मोस्ट जोन, देखो 3 जोन होते हैं आपके, ये होता है आउटर मोस्ट, ये होता है मिडल जोन और ये होता है इनर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट आपको दिख गया, मिडल दिख गया और यहाँ पर आपको मिडल जोन भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट जोन है ना फ्लेम का, वो होता है ब्लू इन कलर। देन यहाँ पर जो कंबस्शन होती है ना वो कंप्लीट कंबस्शन होती है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, नॉन लुमिनस होता है, मतलब एक लुमिनस हमने पढ़ा था ना जिसमें ज़्यादा एकदम येलो कलर की लाइट होती है, ये रीजन नॉन लुमिनस होता है। और यहाँ पर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स है ना वो रिलीज होते हैं। फिर इसके अंदर आ जाओ, आउटर मोस्ट के बाद मिडल में आ जाओ, वो होता है मिडल जोन। यहाँ पर फ्लेम का कलर कैसा है, येलो कलर का, इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है एंड ये ब्राइट ग्लोइंग पार्ट होता है आपका, बिकॉज ड्यू टू ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स यहाँ ग्लो करते हैं। अब और अंदर आ जाओ, बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट पे आ जाओ, दैट इज योर इनर मोस्ट जोन। कैसा कलर होता है इसका, डार्क या ब्लैक, हो जो विक होती है ना इनर मोस्ट जोन पे उसका कलर कैसा होता है, डार्क या फिर ब्लैक। इसका नेचर क्या है, यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, कंबस्शन नहीं होती है यहाँ पर कोई भी, टेम्परेचर सबसे कम होता है यहाँ पर, और रीजन कैसा होता है, नॉन लुमिनस। चलो अब बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स वो मटेरियल होते हैं या ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि बर्न करता है केमिकली रिएक्ट करने के बाद टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस क्या करता है बर्निंग के बाद, एनर्जी, हीट या फिर पावर। फ्यूल जब भी हम बर्न करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, या तो एनर्जी, और एनर्जी हीट को आपको पता है, हीट और पावर दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी में भी स्पेशली हीट और पावर आपकी जनरेट होती है फ्यूल्स में, ठीक है। तो ये एनर्जी ना आपकी वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी। 3 तरीके के हमारे पास फ्यूल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स। ये आपको याद रखना है, सॉलिड फ्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गैशियस गैस की फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि इसमें सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो वुड, कोल, चारकोल, पीट, काउडंग केक्स, ये सब है आपके सॉलिड फ्यूल्स। एडवांटेज क्या है सॉलिड फ्यूल्स का, कि ये इजीली टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में इजी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है सॉलिड फ्यूल का, जब भी आप लकड़ी को जलाते हो ना, या फिर ये कोयले को जलाते हो, काउडंग केक्स को जलाते हो, उपले को जलाते हो, तो ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है और पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है और एफिशिएंसी भी इसकी कम होती है। फिर नीचे चलते हैं, लिक्विड फ्यूल्स की बात कर लेते हैं। पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, इथेनॉल, फर्नेस ऑयल, ये सब होते हैं आपके लिक्विड फ्यूल्स। कैलोरीफिक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। डिसएडवांटेज क्या है आपका, कि पॉल्यूशन का ज़्यादा चांस है इसमें। देन कम्स टू गैशियस फ्यूल्स। गैशियस फ्यूल्स जैसे कि नेचुरल गैस, मीथेन, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस, ये सब हैं आपके गैशियस फ्यूल्स। एडवांटेजेस हैं, ये क्लीन तरीके से बर्न करते हैं, मतलब ज़्यादा धुआं वगैरह ये नहीं करते हैं, और इनकी जो है हाई एफिशिएंसी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इन फ्यूल्स का, कि ये एक स्पेसिफिक स्टोरेज इनके लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि सिलेंडर्स हो गए, टैंक्स हो गए, जो कि एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बार आग लगी
तो सिलेंडर ब्लास्ट ही होता है, और एक ब्लास्ट, दो ब्लास्ट, तो फिर वो आग लग जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूल्स, एक अच्छे फ्यूल की, देखो दो तरीके के फ्यूल होते हैं, गुड और बैड। अब जो गुड फ्यूल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास? पहला, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? मतलब कि जब हम एक यूनिट मास को या वॉल्यूम को जलाएं तो बहुत सारी जो है अमाउंट ऑफ हीट निकलनी चाहिए। मतलब जिस फ्यूल में अगर हम एक यूनिट मास को, पर यूनिट मास को अगर हम बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जिसमें प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होना चाहिए या होता है दैट इज क्लीन कंबस्शन। गुड फ्यूल की दूसरी क्वालिटी है कि कंबस्शन जो होता है वो क्लीन होना चाहिए। मतलब कि हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक नहीं निकलना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज क्लीन फ्यूल। तीसरा क्या है? कॉस्ट इसकी लो होनी चाहिए, चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए इजी होना चाहिए। It should be safe to store and easy to move. फिफ्थ पॉइंट इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। ये जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ये जल्दी से इग्नाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एकदम से हमने हल्की सी भी आग लगाई या फिर कोई भी फ्रिक्शन हुई और ये भाई जल के ब्लास्ट हो गया या फिर जल गया और आग फैला दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड इग्नाइट, इट शुड नॉट इग्नाइट वेरी इजीली। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पस है इसमें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार हम जलाए जा रहे हैं अपने फ्यूल को, बहुत देर बाद जल रहा है, ऐसा भी नहीं, मॉडरेट होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज रेजिड्यू इसका कम होना चाहिए। मतलब कि जब ये बर्न करता है, ठीक है, तो कोई ऐश सूट ये सब जो है नहीं बचने चाहिए, क्लीन बर्न होना चाहिए। और कोई भी रेजिड्यू या फिर थोड़ा कम रेजिड्यू जो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेजिड्यू नहीं बनना चाहिए। चलो अब कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं सबकी। देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन kilojoules released when 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज completely burned। जब 1 ग्राम फ्यूल completely बर्न होता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किलो जूल्स में एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब जैसे कि जिसकी एनर्जी, जिसकी हीट ज़्यादा निकल रही है 1 ग्राम को बर्न करने पे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। जो कम एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल वुड है आपकी, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 17 से 20, ये किलो जूल्स पर ग्राम का है। देन कोल की है 25 से 33, पेट्रोल की है 44 से 47, डीजल इज़ 45, एलपीजी की 50 और हाइड्रोजन की 150। अब ये मत सोचो कि मैंने इतना सारा क्यों यहाँ पर टेबल की फॉर्म में कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आपका कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा हाई है। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होना ज़रूरी है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। फिर ये जब तक नहीं पता होगा किसकी हाई और किसकी लो है, पेपर में मार्क ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ लगा दी है। कैलोरीफिक वैल्यू लर्न कर लेना कि भाई काउडंग केक की कितनी है, वुड की, कोल की, पेट्रोल की। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, देख लेना, बिल्कुल रेलिवेंट है ये। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से मैंने डायरेक्ट लिया है ये। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल की। रिन्यूएबल फ्यूल वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होते हैं, जैसे कि हमारी बायोगैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं रिन्यूएबल फ्यूल। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, जिसके जो रिजर्व्स होते हैं और लिमिटेड होते हैं, हम उनको रिन्यू दोबारा नहीं कर सकते, जो कि पॉल्यूटिंग होते हैं और जो
जो सदियों से चलते आ रहे हैं ना, उनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब है आपके नॉन रिन्यूएबल। अब आपको भी पता है जब ये बर्न करते हैं तो धुआं वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, डीजल वगैरह, है ना। अब आपका रिन्यूएबल में जैसे बायोगैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन को जलाओगे तो धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। पर ये क्या है, इनको तो रिन्यू करा जा सकता है, बट अगर एक बार कोल, पेट्रोल और डीजल ख़त्म हुआ, हम इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक बार धरती से विलुप्त हुआ, ये हमारे नीचे से विलुप्त हुआ, हम उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब कंप्लीट कंबस्शन फ्यूल का जो होता है, कभी कभार क्या होता है, जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है ना, पूरी तरीके से जलता नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जो कि एक डेडली गैस है। अब आपने देखा होगा लोग अंगीठी जला के सो जाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि मान लो ये वाला रूम है और मैं अंगीठी जला के सो जाऊं तो सुबह तक मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलूंगी? क्योंकि जो अंगीठी है ना, उसमें कभी कभार कोल की जो वो कंबस्शन होती है ना, वो इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है जैसे ही ब्लड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, डेडली होती है, हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन होती है। आपको भी पता है जो एसिड रेन के लिए दो कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, सल्फाइड्स और नाइट्राइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड रेन कराते हैं आपकी। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग सभी को पता होगा क्या होती है, जब आपकी होल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करे, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं, और जो लो लाइंग एरियाज है ना, आपके कोस्टल एरियाज, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है वो बता रही हूँ। तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर गंदे फ्यूल्स है तो हमारे पास, हम क्लीन फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CNG, LPG और इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव्स को भी हम एंकरेज कर सकते हैं। So this is all in this PPT. I hope you will like it. स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेक केयर।